दाग, आखिरी किस्त, सच नंगा होता है और हकीकत कड़वी होती है। ऐसा ही नंगा सच और कड़वी हकीकत ये है कि इंसान चाहे जितना ही महंगा लिबास क्यों ना पहन ले, इसे वो वाली तस्कीन कभी भी ना मिलती जो तस्कीन इसे वही लिबास उतार कर मिलती है। बिलखुसूस जब आप रिश्ता अशारिया मोहब्बत रिश्ता अशारिया इज़्दिवाजीत से वाबस्ता हो जाएं तो फिर मन ओतो का फ़र्क मिटाना लाजिम हो जाता है। यही वजह है कि रवायात में मियाँ बीवी को एक दूजे के लिबास से भी तशबीहात दी गई है और हमबिस्तरी और मुबाशरत के छोटे छोटे मसाइल पे भी मुकम्मल रहनुमाई फरमाई गई है। बीवी को बमिसल खेती भी कहा गया और ये बात वाज़े की गई कि इस खेती में जैसे चाहो आप। मजहबी कुतुब और दीगर मजहबी शास्त्रों में मुबाशरत और हमबिस्तरी गई है कि मियाँ बीवी का सबसे अहम काम एक दूजे को सुकून और राहत पहुँचाना है ताकि वो एक दूजे को छोड़कर किसी और के साथ वाबस्तगी का ना सोचे। बस ऐसे सुकून और राहत की घड़ियां आज रात नौरे और पैनू की जिंदगी में भी आ चुकी थीं। बेतहाशा बोस और कनार के बाद वो दोनों जज्बात के समंदर में बहुत दूर तक जा चुके थे। नौरे की प्यार भरी सरगोशियों से पैनू के कान लाल हो रहे थे और वो किसी भी किस्म की मुजाहमत किए बिना अपना जिस्म नौरे को सौंप चुकी थी। कहते हैं कि औरत गीली मिट्टी की तरह होती है और मर्द इसे जिस शक्ल में ढाले वो ढलती चली जाती है। आज नूरा इसे अपनी मर्जी के सांचे में ढाल रहा था। शौखियों, शरारतों, प्यारे भरे बोसों से बहुत आगे निकलकर कबलाज के सारे बंधन टूट गए। पता भी ना चला नौरे ने सारी जिंदगी कबड्डी खेली थी। इसने हमेशा दूसरों को पछाड़कर सबकत हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन प्यार मोहब्बत के इस मैदान के उसूल निराले ही थे। यहाँ पे बिलमुकाबिल शख्स कभी इसे पछाड़ रहा था तो कभी नूरा इस पे हावी हो रहा था, लेकिन ये मैदान जीत हार का मैदान हरगिज न था। पैनू खुद को हार कर नौरे को जीतना चाहती थी और नूरा चाहता था कि बना हारे जीते प्यार मोहब्बत का ये खेल सारी रात जारी रहे। नूरा इस पे हावी हो रहा था, लेकिन ये मैदान जीत हार का मैदान हरगिज न था। पैनू खुद को हार कर नौरे को जीतना चाहती थी और नूरा चाहता था कि बना हारे जीते प्यार मोहब्बत का ये खेल सारी रात जारी रहे। एक दूजे में पैवस्त दो जिस्म एक जान होते नौरे और पैनू के दरमियान अजनबियत की दीवार रात के आगाज में ही गिर चुकी थी, जबकि अब सहर होने को थी। पैनू नौरे की तरफ पुश्त किए लेटी थी, जबकि नौरे ने इसे अभी तक यूं बाहों में भर रखा था जैसे कि ये कोई हुसैन सपना हो और खिलने पे पैनू कहीं खो ना जाए। अली असुबा पैनू की आँख खिली तो नूरा किसी फाते की तरह उसके पास सीना ताने सो रहा था, जबकि पैनू का सर अभी तलक भी नौरे के बाजू पे था। पैनू उठने लगी तो कसरत अशारिया महबूबियत से चूर उठा ना जा रहा था। वो हिम्मत मुजतमा करके बेड पे बैठी तो नौरे और खुद को लिबास फितरत में देखकर शर्मा गई। इसने बेड से उतरकर नौरे पे कंबल सीधा किया और अपने लिबास को देखा जो वहीं फर्श पे पड़ा था। लिबास ज़ेब तन करके अपने बिखरे बालों का जोड़ा बनाते वो आईने के सामने जा खड़ी हुई और एक टुक खुद को देखने लगी। पैनू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यूं लग रहा है कि जैसे मैं मुकम्मल हो गया हूँ। पैनू आईने में नौरे को देखकर शर्मा गई और उसकी बाहों में कसमसाती हुई बोली, अजी क्या करते हैं, कपड़े तो पहन ले। अब भी ना। नौरे ने जब खुद पे गौर किया तो खिलखिलाकर हंस दिया। पैनू मेरी जान, क्या अभी तलक भी हम अजनबी हैं? हम तो दो जिस्म एक जान हो चुके हैं। चुल्लू आओ थोड़ी देर बेड पे बातें करें। नौरे की बात सुनकर पैनू ने नफी में सर हिलाया। नहीं, अभी नहीं, सुबह हो चुकी है, अभी सब लोग जाग चुके हैं, देर हो जाएगी। नूरा पैनू के आखिरी जुमला देर हो जाएगी पे हंस पड़ा। सिर्फ 5-10 मिनट, सच में इससे ज्यादा वक्त ना लोनीगा। पैनू ने शर्मा कर नौरे को बमुश्किल खुद से अलग किया। अब ज्यादा बातें न करे, कपड़े पहने और घर के कामों पे तवज्जो दे।
नौरे ने हीनो को मजीद तंग करने का इरादा तर्क किया और कपड़े पहनकर कमरे का दरवाजा खोलता बाहर निकल गया। पैनू दोबारा बेड पे आई और कुछ देर कमर सीधी करने को लेट गई। रज्जिगे के बाइस आज इसकी तबीयत बहुत सुस्त सी हो रही थी और काम करने को जी ना चाह रहा था। नूरा नहाकर वापस आया तो पैनू बिस्तर से उठी और वॉशरूम चली गई। सर में जख्म होने की वजह से इसने सिर्फ जिस्म पे पानी बहाया और दोबारा से कमरे की तरफ चल पड़ी। कुछ देर बाद अम्मा ने नाश्ता की आवाज दी तो नूरा और पैनू सहन में बिछी चारपाई पे जा बैठे और अम्मा के साथ नाश्ता करने लगे। जब वो सहन में बैठे नाश्ता कर रहे थे, पैनू की छोटी नंद माजिदा इसे अपने कमरे में जाती दिखाई दी और फिर फौरन ही पलटकर वापस आती नजर आई। पैनू ने ये मंजर देखकर सोचा शायद इसे कोई चीज लेना होगी। नूरा नाश्ते के दौरान कुछ देर पैनू और अम्मा से बातें करता रहा और फिर इजाजत लेकर घर से चल दिया कि कुछ काम निपटा कर दोपहर तक आ जाऊंगा। नौरे को अलविदा करने के बाद पैनू कुछ देर सह में बैठी रही और घर की बनावट पे गौर करने लगी। फिर वो उठी और चहलकदमी के से अंदाज में घर में लगे पौधों और सब्जियों को देखने लगी। इसके मैके और इस घर में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन अब यही घर पैनू का असली घर था। इसकी उम्मी ने रुखसती के वक्त कहा था कि मैके से तुम्हारी डोली जा रही है, ससुराल से जनाजा ही निकले। इस जुमला का सीधा सादा मफहूम यही था कि तादम मर्ग इसने नौरे के साथ इसी घर में गुजारा करना था। यूं ही चहलकदमी करते सोचों में गुम अचानक इसे याद आया कि सारे कमरे में चीजें बिखरी पड़ी हैं और सस्ती की वजह से इसने बिस्तर तक सीधा न किया था। इसने कदमों का रुख अपने कमरे की तरफ मोड़ा तो रसोई के सामने से गुजरती ठिठक गई। शायद इसकी नंदों को बुलंद आवाज में बातें करने की आदत थी। कल की तरह आज भी मौजू अशारिया गुफ्तगू पैनू ही थी। पैनू ने बड़ी नंद साजिदा को कहते सुना, ओ अम्मा ये जो माजदी है ना, शायद ये है ही अंधी। कल भी इससे कहा कि ढूंढो लेकिन इसे ना मिला। ओ माजदी ने गुस्सा भरी आवाज में जवाब दिया, अगर मैं अंधी हूं तो तुम्हारी तो आंखें हैं ना। कल भाई के कपड़े इस्त्री करती रहे और पैनू नवाबजादी के सामने तुम भी सुनी बनी रही। इस वक्त खुद क्यों ना तलाश किया था। साजिदा बोली, अम्मा मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुझे पता है ना मासी करम खातून की बहू कैसी निकली थी। अम्मा गुस्सा से बोली, बस करो तुम दोनों, खामखा वावीला कर रही हो। पैनू का रिश्ता करने में गई थी, सब मोहल्ला से पूछा था। वो दाग वाली लड़की ना है। पैनू अभी तक भी नासमझी के आलम में बाहर खड़ी सोच रही थी कि ये सब आखिर क्या चल रहा है कि बड़ी इपाहे साजिदा की आवाज आई, अम्मा तो बहुत भोली है। करम खातून की बहू आई तो सुहागरात के बाद सबको पता चल गया था कि वो कनवारी ना है। इसके बिस्तर पे कुनवारे पिन का एक दाग भी मौजूद न था और बहुत बाद में सब पे इसके लक्षण खिले कि वो तो पूरे मोहल्ले की रौनक थी। शादी से पहले ही हर दूजा बंदा इसका खसम था। इपाहे साजिदा के ये अल्फाज किसी बम की तरह पैनू के सर पे लगे। एक पिल में इस पे सारी हकीकत आश्कार हो गई कि कल और आज इसके बिस्तर पे कोई गुम हुई शय नहीं बल्कि लड़की के कुनवारे पिन का उदाग ढूंढा जा रहा था। अभी तक अंदर से बहस व मुबाहिसा जारी था। अम्मा हम भी लड़कियां हैं। पहली रात ही हमें वो खून आया था कि सारा बिस्तर जल थल हो गया था। अब अगर पैनू को नहीं आया तो इसकी वजह क्या हो सकती है। अम्मा होश कर, तेरी बहू में खराबी है। इतने में छोटी नंद माजिदा की आवाज आई, अम्मा एक बात जहन में रख लो, तुम्हारी बहू शरीफ ना है। जरूर उसका चक्कर भी किसी ने किसी से रहा होगा, तभी तो मैं कहूं कि ये बेबी पहले दिन ही गिर क्यों गई। कुत्ते कामों के कुत्ते नतीजे होते हैं। ऐसी सुहागनों के घर पे कदम रखते ही जमीन लरस जाती है। अम्मा दोनों बहनों को चुप करवाते हुए धाड़ी, अरे मर जानियो, क्या भौनिक के जा रही हो, कुछ शर्म हया करो।
तुम दोनों ने कौन सा ठीक से देखा कि दाग है? नहीं हो सकता है वो बिस्तर की बजाय कंबल पे हो। अम्मा की इस बात पे इपाहे माजिदा कहने लगी, हाँ अम्मा ये तो है, मैंने कंबल ठीक से देखा नहीं। अभी कुछ देर तक जाती हूँ, भरजाई उधर उधर होती तो दाग ढूंढ कर वापस आती हूँ। पैनू का सर दर्द से फटने लगा और सर में मौजूद जख्म से दर्द की टीसें उठने लगी और उन्हीं दर्द भरी टीसों ने इसे कुछ कर गुजरने पे उकसाया। 2 दिन से इसके सर पे बंधी पट्टी ना खिल पाई थी। इसने जल्दी जल्दी इस पट्टी को सर से खोलना शुरू किया तो आखिर में आकर पट्टी जख्म से चिपका होने की वजह से रुक गई। पैनू ने आंखें बंद करके सिसकियां रोकने को जुबान दांतों तले दी और इस कदर जोर से पट्टी को खींचा के मुंदमिल होते जख्म की बैरूनी सतह भी पट्टी के साथ ही उतर गई। मुंदमिल हो जाने वाला जख्म फिर से हरा होते ही उसके सर से छल छल खून बहने लगा। पैनू ने अपनी उंगलियां इस खून से तर की और कंबल को बिस्तर पे फैलाकर उसके ऐन बीच इस खून को लेप करना शुरू कर दिया। ये सब करने के बाद इसने दर्द से चकराते सर पे बमुश्किल दोबारा पट्टी बांधी और उंगलियों पे मौजूद खून को इसी कंबल से साफ कर दिया। पैनू ने कंबल को बिस्तर पे फैला कर देखा, अब कंबल के ऐन बीच एक काफी बड़ा गोल दाग नुमाया हो चुका था। दाग जो कि खराबी की निशानी समझा जाता है, दाग जिसे दुनिया बदसूरत समझती है। दाग अगर जिस्म पे हो तो लोग इसे तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल करके इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं और अगर कपड़ों पे हो तो मिल मिल कर कपड़े धोने लगते हैं। बिल्कुल वैसा ही ये दाग भी था जिसने कंबल को बदनुमा कर दिया था, लेकिन इस दाग ने आज पैनू की इज्जत को और दागदार होने से बचा लिया था।